दोस्तों, मैं समा आपको अपनी एक कहानी बताना चाहती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं शायद 5th क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, एक लड़की थी जो कि हमारी ही क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उसने अचानक से स्कूल आना बंद कर दिया था। हालांकि अब वो हमारी सहेली थी, तो उसके ना आने से हम काफ़ी परेशान थे। इसीलिए हमने उसके घर जाने का सोचा। एक दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें उसके दादाजी मिले। उसके दादाजी हमें देखकर मुस्कुराए और हमसे कहा कि बेटा अंदर आ जाओ। हम ठीक जैसे ही उसके घर में पहुंचे तो हमने दादाजी से उसके स्कूल ना आने की वजह पूछी। उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत खराब है। दादाजी ने हमें बड़े प्यार से बैठाया और फिर हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई। इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि तुम कहाँ से हो। मैंने उन्हें अपने पिताजी का नाम बताया। वो कहने लगे कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि जब हम इस बस्ती में आए थे उस वक्त 2-4 ही मकान थे। उनमें से सबसे पहले तुम्हारा और हमारा मकान बना था। पर खैर, जब हम यहाँ पर आए तो बहुत अजीबोगरीब वारदात होती थी। एक बार की बात है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। सर्दियों के दिन थे, काफी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मैं उठकर छत पर टहलने के लिए चला गया। उसी वक्त अचानक जंगल की तरफ से मुझे बहुत तेज रोशनी दिखाई थी। उसे देखकर मैं अपने आप को रोक ना सका और अचानक मैं ठीक उसी जगह पर चला गया। वहां जाकर मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में आदमी खड़ा हुआ था। वो ठीक वहां पर पानी छिड़क रहा था। उसने वहां पर पानी छिड़कने के बाद झाड़ू भी लगाई और झाड़ू लगाकर उस जगह को साफ किया। थोड़ी ही देर बाद अचानक से 2-4 आदमी और प्रकट हो गए। वो आपस में बातें करने लगे। उन्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात चल रही है। मैं उनको देखकर पेड़ के पीछे छिपा खड़ा रहा। इसके बाद थोड़ी देर में वो आदमी आया जो पहले सफाई कर रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक डब्बा था। ठीक उस डब्बे के अंदर कोई मिठाई की तरह चीज थी। धीरे धीरे वो एक एक कर सबको बांटने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो जो पेड़ के पीछे खड़ा है उसको भी देखकर आओ। बच्चों, ये सुनकर मैं बहुत डर गया, लेकिन वो आदमी चलता हुआ मेरे पास आया और कुछ मिठाई उसने मुझे भी दी। मैंने उस वक्त घबराते हुए आगे की तरफ हाथ बढ़ाया। उस आदमी ने मेरे हाथ में काफी मिठाई रख दी। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गया था। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हवा में कहीं गायब हो गया। धीरे धीरे वो जितने भी आदमी थे सब एक एक करके गायब हो गए। बच्चों, सच कहता हूं, उस वक्त मैं पेड़ के पीछे बहुत देर तक सुनने खड़ा रहा। फिर मुझे जब होश आया तो मैं भागता हुआ अपने घर आया। हालांकि मैंने उनमें से कुछ मिठाइयां खाकर भी देखी। मिठाई काफी स्वादिष्ट थी। उसी वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं ये बात अपने घर वालों को बताऊंगा तो शायद कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मैंने उनमें से कुछ मिठाइयां घर पर ही रख दी। इसके बाद मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन मुझे नींद अभी भी नहीं आ रही थी। पता नहीं कितनी देर ऐसे जागते जागते मुझे नींद आई। जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये बात घर वालों को एक बार जरूर बताई। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने इस बात को अपने घर वालों को बताई। लेकिन हैरानी की बात थी, घर वालों को यकीन नहीं हुआ। मुझसे कहने लगे कि आपने कोई ख्वाब देखा होगा। लेकिन मैंने जो मिठाई छुपाई थी, मैंने उन सबसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वो मिठाई दिखाता हूं, क्योंकि मैं जानता था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। इसीलिए मैंने उनकी दी हुई कुछ मिठाइयां रखी हैं। बच्चों, इतना कहकर जब मैं मिठाई लेने गया तो मैंने देखा कि जहां पर मैंने मिठाई रखी थी वहां पर मिठाई की जगह कोयला रखा हुआ था। यह देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने मिठाई को बहुत अच्छी तरीके से ढक कर रखी थी। न जाने वो कोयला कैसे बन गई। उसे देखकर मैं बहुत सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ, कि ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, उन्होंने इतनी ही बात बताई। इसके बाद दादा की बातें सुनकर मैं चुपचाप वापस घर आ गई। मैंने घर आकर ये बात अपने पिताजी को बताई। उन्होंने कहा कि वो सच कह रहे हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, एक बार की बात है, जब मैं उन्हीं के कमरे में सो रहा था, जब मैं उन्हीं के कमरे में रेडियो चला रहा था, उस वक्त मुझे किसी 2 आदमियों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। मुझसे कहने लगे कि तू हमारे ऊपर यकीन करता है कि नहीं, हम होते हैं या नहीं, आज तुझे दिखाते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे उठाया और सीधा उस घर के बाहर ले गए। घर के बाहर एक तांगा खड़ा था। उन्होंने मुझे उस तांगे में बिठाया और खुद भी मेरे साथ बैठ गए। वो तांगा चलता हुआ किसी जंगल में चला गया। तब मैंने वहां पर देखा कि वहां कुछ सफेद पोशाक में लोग बैठे हुए थे, जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों ने मुझे ले जाकर ठीक उनके पीछे बैठा दिया।
और ठीक वो भी उनके साथ उनमें शामिल हो गए। बहुत देर तक उन लोगों में काफी सारी बातें चलती रही। उसी बीच उनमें से एक आदमी शरबत का बहुत बड़ा सा थाल लेकर आया जिसमें बहुत सारे गिलास थे। सबको एक एक शरबत का गिलास दिया। जब मैंने उस गिलास को पिया तो सच कहता हूं, मैंने ऐसा शरबत अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। इसके कुछ देर बाद वो लोग मुझे उसी तांगे में बिठाकर वापस घर ले आए। तो ठीक जब मैं सुबह उठा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरा सपना था या हकीकत। लेकिन वो लोग मेरे पिताजी को अक्सर दिखाई देते थे, क्योंकि जब मेरे पिताजी टेढ़े लेटे होते थे तो वो वहां आकर कहते थे कि कैसे लेटे हो, सीधे होकर लेटो, ये कोई लेटने का तरीका है। हालांकि अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैंने कई बार उन्हें रात को डरते हुए देखा है। इसीलिए जो तुम्हारी सहेली के पिताजी ने बताया वो एकदम सच बात है, क्योंकि वो होते हैं। बस दुआ करो कि उनका सामना तुम कभी ना करो। तो दोस्तों, ये थी समा जी की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कितनी समझ में आई नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी कुछ इंटरेस्टिंग सी थी। हालांकि इस कहानी में आपको 2 किस्से सुनने को मिले। अब चलते हैं अगले किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। मैं इस कहानी को नाम देना चाहता हूं कब्रिस्तान में मशान जगाना। आपको बता दूं कि मैं असम से हूं और यह कहानी हमारे गुरुदेव जी की है। यह कहानी उस समय की है जब उनकी उम्र 14 साल की थी और वो तांत्रिक क्रियाएं में बिल्कुल नए थे। उनको बचपन से ही इस लाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने 14 साल की उम्र से ही एक तांत्रिक गुरु से शिक्षा ली थी। उस वक्त गुरु के पास पहले ही 11 शिष्य थे, लेकिन हमारे गुरुदेव नए थे। एक दिन की बात है, गुरु ने सभी शिष्यों से बोला कि कौन कब्रिस्तान से मशान को बंदी बनाकर लाएगा, और वो भी ठीक बिना शरीर सुरक्षा बंधन के। ये बात सुनने के बाद सभी को डर लगने लगा, क्योंकि मशान को सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना सुरक्षा के कब्रिस्तान में जाना और वहां पर बैठ के तांत्रिक क्रिया करना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। पर खैर, हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा और मशान को कैद करके आपके सामने रख दूंगा। ये बात सुनकर गुरुदेव उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक परीक्षा है। हमारे गुरुदेव जी ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे अपने प्राण की परवाह नहीं। ऐसा करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। वो दिन अमावस का दिन था, जिस दिन रात में 12:30 बजे कब्रिस्तान में जाकर विधान करना था। साथियों, मैं विधान और गुरु मंत्र छुपा रहा हूं ताकि कोई भी ये बात ना सुने, क्योंकि बिना गुरु के तंत्र किया, माफ कीजिएगा, हमारे गुरुदेव के लिए कब्रिस्तान में जाना और साधना करना बिल्कुल नई बात। लेकिन फिर भी वो उस समय डरते डरते कब्रिस्तान में पहुंचे। अब गुरुदेव ने जो विधान बताए थे वो उन्होंने करना शुरू किया। उस वक्त उन्हें एक ऐसी कब्र ढूंढनी थी जिसको मरे हुए 1 से लगभग 14 दिन हुए हों। पर खैर, वो सारी चीजें गुरु के बताए अनुसार करने लगे। वो लगातार मंत्र जप करते रहे। उनको मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक वहां का वातावरण बदलने लगा। तेज तेज हवाएं चलने लगी। उस वक्त गुरुदेव बिल्कुल अकेले थे। डर और ठंड के मारे वो कांप भी रहे थे। उस वक्त गुरुदेव एक दीपक जलाकर बैठे हुए थे, लेकिन इतनी हवाएं चलने के बाद भी दीपक बुझा नहीं। ये सारी बातें गुरुदेव नोटिस कर रहे थे। और तो और रात और गहरी होती चली गई। गुरुदेव का मंत्र जब बढ़ते गया, फिर हवा चलना अचानक से बंद हो गया और हजारों चीखे चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि गुरुदेव को लगा कि शायद उनके कान फट जाएंगे, पर गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जप नहीं छोड़ा। साथियों, ऐसा नजारा देख के बड़े से बड़ा दिलदार आदमी भी डर जाएगा, लेकिन गुरुदेव उस समय मात्र 14 साल के एक छोटे बच्चे थे। अब आप ही सोचिए उस वक्त उनके दिल में क्या गुजरी होगी, ये तो वही जानते हैं। अब ठीक कुछ समय बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। गुरुदेव को जमीन के अंदर से कुछ आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उस कब्र की मिट्टी हटने लगी। उन्होंने देखा कि मिट्टी में से एक हाथ निकलकर ऊपर की ओर आया। गुरुदेव ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन गुरुदेव के गुरु की कही हुई बात उन्हें याद आ गई कि जमीन से एक हाथ बाहर आएगा और तुम्हें उस हाथ को पकड़ लेना है। उस वक्त तुम्हें वह शक्ति अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन तुम्हें उसको अपनी ओर खींचना है। उस वक्त ध्यान रहे, मैंने जो लाल आसन तुम्हें सिद्ध करके दिया है, उस आसन से बाहर मत निकलना। अगर तुम उस आसन से गलती से भी बाहर चले जाते हो तो इसके बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। वो शक्ति तुम्हें खींचकर जमीन के अंदर ले जाएगी। दोस्तों, फिर क्या था, गुरुदेव सोचने लगे कि इस हाथ को पकड़ूं कि नहीं।
और अगर मैं आसन से उठकर भाग जाऊं तो इधर की शक्तियां मुझे मार डालेंगी। इसलिए उन्होंने बहुत हिम्मत करके अपना एक हाथ आसन में रख लिया और एक हाथ से मसान के हाथ को पकड़ लिया। उस वक्त एक ही झटके में उस शक्ति ने गुरुदेव को आधा खींच लिया था, लेकिन गुरुदेव ने उस आसन को बहुत जोरों से पकड़ा हुआ था। साथ ही वो लाल आसन था, वो जमीन से इस तरह चिपक गया था जैसे किसी ने उसके ऊपर फेविकोल लगा दिया हो। पर खैर, वो शक्ति लगातार उनको खींचती रही, लेकिन गुरुदेव आसन से बाहर नहीं आ पाए। ऐसा करते करते कुछ ही देर में वो मशान बाहर आ गया। गुरुदेव बताते हैं कि जैसे ही वो बाहर निकला तब उसके गले में मांस और कंकाल दिखाई पड़ रहे थे। ये सब देखकर उस वक्त वो बहुत डर गए थे, लेकिन शक्ति सिद्ध होने के बाद किसी भी प्रकार की शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा उनकी रक्षा करती है। साथियों, यह हमारे गुरुदेव का सच्चा वाक्य है और मैं चाहता हूं कि सर इस कहानी को अपनी आवाज दे। मैंने इस कहानी में गुरुदेव का नाम और पता गुप्त रखा है। बाकी आपको बता दूं, अगर आपको मशान के बारे में नहीं पता तो जो औरत या आदमी आत्महत्या करके मर जाते हैं, उनके मरने के बाद जब उन्हें दफनाया जाता है, ऐसे लोगों की आत्मा को मशान कहते हैं। और हाँ, एक बात और, ये नॉर्मल भूत प्रेतों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मैंने पहली बार इस तरह की कोई कहानी अपने चैनल पर सुनाई है, लेकिन आप लोग ही मुझे भेजते हैं तो कहानी तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं सब्सक्राइबरों की स्टोरी मैं मिस नहीं करता, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। आइए अगली कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम और पता नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि मैं 3 साल से सर की कहानियां सुन रही हूं और ठीक आज मैं आपको एक दोस्त की सुनाई हुई सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूं। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त की है। उसके घर के पास एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान के सामने एक पुराना दफ्तर है। बात लगभग 2-3 महीने पहले की है। वहां के एक आदमी ने उस दफ्तर को एक स्कूल में बदल दिया। बहुत से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। कहा जाता कि उस पुराने दफ्तर में भूत भी रहा करते थे। खैर, एक बार की बात है, स्कूल में एक बार पार्टी रखी गई। बच्चों को उसमें परफॉर्म करना था और सभी को पार्टी के लिए कपड़े दिए गए। उस वक्त हमारी उम्र की एक लड़की को एक लहंगा मिला। वो लहंगा पहनने के लिए एक कमरे में गई। अब ठीक जैसे ही वो लहंगा पहनने के बाद बाहर आई तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो अपने प्रधानाचार्य शिक्षक से स्कूल बंद करने और यहां से चले जाने के लिए कहने लगी। उस वक्त वो जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रधान ने तुरंत उसके परिवार को बुलाया और उसे वो घर ले गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने तुरंत उसके परिवार को बुलाया और वो उसे घर लेकर चले गए। घर जाकर वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वहां 2-3 जिन्न थे जो कि उससे कह रहे थे कि हम तुझे एक ही शर्त पर छोड़ देंगे, अगर तुम्हारे प्रधानाचार्य स्कूल छोड़ दे। अब ठीक जब स्कूल के प्रिंसिपल को यह बात पता चली तो उन्होंने झूठ में कह दिया कि हाँ, हम स्कूल छोड़ देंगे। दोस्तों, वो लड़की अगले दिन पूरी तरह ठीक हो गई। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन स्कूल अभी भी बंद नहीं हुआ था। अब हुआ यूं कि स्कूल के बच्चे बीमार पड़ गए और ठीक वही लड़की जिसके ऊपर जिन्न आए थे उसकी मौत हो गई। और तो और एक बार की बात है, एक दिन जब सारे बच्चे सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर खून लगा था। ये देखकर सभी चौंक गए। अब ठीक जब उन सभी ने जांच करवाई तो उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। यहां तक कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खून कहां से आया। इसी तरह एक रात एक लड़का सो रहा था। न जाने उसे क्या हुआ, अचानक रात को चीखने लगा और अपनी माँ को बताने लगा कि उसके ऊपर कई सांप चढ़ गए हैं और उसे बहुत तकलीफ हो रही है। दोस्तों, इस समय स्कूल का हर बच्चा बीमार है। मेरा एक सहपाठी है जिसने मुझे बताया कि उसका भतीजा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, वो भी बीमार ही है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद फिलहाल स्कूल बंद है और उनके लिए नया स्कूल बनाया जा रहा है। और ठीक मेरी वो सहेली बताती है कि बचपन में जब वो खेलने गई थी तो उसने वहां पर एक सांप देखा था। इसके बाद जब वो घर आई तो उसकी माँ को जैसे ही ये बात पता चली उन्होंने उसे बहुत डांटा। खैर, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि मैं खुद ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे उम्मीद है कि सर इस कहानी को आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस कहानी के बाद मैं और भी सच्ची कहानियां भेजूंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने ये वाली कहानी तो आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज आपने एक चीज नोट की, आज सारी की सारी कहानियां थोड़ी डिफरेंट वे में जा रही हैं। शायद रक्षाबंधन के त्योहार के बीच ये हम सभी के लिए एक नया मौका है कुछ नया सुनने का। मैं खुद हैरान हूं, ऐसी कहानियां इस बार मेरे पास पहुंची जो कि शायद ही मैंने अपने चैनल पर पहले कभी सुनाई होंगी। पर खैर, मेरा काम आपको कहानियां सुनाना है। चलते हैं अगली कहानी की ओर, आइए सुनते हैं।
दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं पटना शास्त्री नगर में रहता हूँ। एक बात और आपको बता दूँ कि मैं अक्सर रात को सोने से पहले सर की कहानियाँ सुनता हूँ, और ठीक आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो 2023 की है। आपको बता दूँ कि एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था। उसका नाम जिया था और ठीक उसकी बहन का नाम गौरी था। अब आपको एक बात बता दूँ कि उनके पिताजी को कैंसर था। पर खैर, जिया अपनी बैलकनी से मुझे देखकर हर बार हंसती रहती थी। मैं उस वक्त रोज उसे स्कूल छोड़ने भी जाया करता था। दोस्तों, उसकी जो बहन थी गौरी, वो भी मेरे एक दोस्त से प्यार करती थी। एक दिन वो और मेरे दोस्त दोनों बात कर रहे थे कि तभी उसके पिताजी ने उसे देख लिया। उस वक्त गौरी के पिताजी ने उसे बहुत मारा। माँ ने जब रोकने की कोशिश की तो माँ को भी मारा। यूँ समझिए उसका स्कूल जाना ही बंद कर दिया। इसके एक हफ्ते तक वो कहीं नहीं दिखी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिया के पिताजी को कैंसर था, वो सिर्फ सत्तू पीते थे। एक दिन की बात है, जिया की माँ ने सत्तू में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद से उसके पापा खून की उल्टियां करने लगे और तड़पते तड़पते मर गए। वो ठीक जिस दिन मरे उस दिन रात के 2:30 बज रहे थे। उस रात जिया और गौरी की माँ अपने पति को बिस्तर पर लिटाकर उनके बगल में ही सो गई थी। इसके ठीक अगले दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसके 1 महीने के बाद मेरे दोस्त अमन और सोनू दोनों छत पर सो रहे थे कि तभी उन दोनों को ऐसा लगा कि शायद कोई बगल में चल रहा है। जब उन्होंने उठकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद जब अमन सोया हुआ था तो हम फोन चला रहे थे। उसी वक्त मुझे रोने की आवाज सुनाई थी। मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि कोई सीढ़ी के पास से मुझे लगातार देख रहा है। मैंने चुपचाप अमन को उठाया कि शायद वहां से कोई हमें देख रहा है। दोनों ने जब जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। खैर, ये सब होने के बाद हम दोबारा सो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक किसी ने हमारी चादर खींची। आसपास देखने पर कोई भी नहीं दिखा। तभी हम दोनों को बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर मर गया हो। आसपास देखने में कुछ भी नहीं दिखा। इसके बाद हम दोनों की नजरें सामने वाली छत पर पड़ी। देखा कि एक परछाई जो ना हिल रही थी और ना ही जा रही थी, वो लगातार बहुत देर से हमें ही देख रही थी। एक बार को तो हमको ये लगा कि शायद कोई लड़का होगा। हमारे देखते ही देखते वो थोड़ी देर बाद एकदम से नीचे कूद गया। हम दोनों भागते हुए नीचे गए। वहां पर जाकर देखा लेकिन कोई नहीं था। इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। हम दोनों अगल बगल में ही रहते हैं। इसकी अगली सुबह दिन के दोपहर 2 बजे हम दोनों कैरम खेल रहे थे। तब ना जाने कैसे गोटियां एक एक करके गायब होती जा रही थी, और इसके ही कुछ देर बाद गंदी बदबू आना शुरू हो गई। वही बदबू आनी चालू हो गई। और तो और हम दोनों ने एक परछाई को बाहर जाते हुए देखा। सच कहता हूं, वैसे तो हम दोनों इन सबसे डरते नहीं थे, पर एक दिन अमन जब जिया से मिलने गया तब जिया ने अमन से कहा कि मेरी माँ रोज रोती है, बोलती है कि मैं मर जाऊंगी तो तुम दोनों अपना ख्याल रखना। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मेरी माँ न जाने क्यों रोज सत्तू पीती है। उसने मुझसे कहा कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। दोस्तों, मेरे एक चाचा हैं जो कि भूत भगाते हैं। वो मंदिर के पुजारी भी हैं। मैंने तुरंत उनको ये सारी बातें बताई। पुजारी जी मेरी सारी बातें सुनने के बाद अगले दिन आ गए। मैं अपने चाचा को जिया के घर पर लेकर गया। तब चाचा ने कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद वो रोने लगी। उसके बाद उसकी माँ अचानक से रोने लगी, कहने लगी कि इस औरत ने मुझे मारा है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त चाचा ने गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके ऊपर छींटे भी मारे और उससे कहा कि इसके ऊपर से चली जा। तभी उसकी माँ कहने लगी कि मैं इसके ऊपर से चला जाऊंगा, पर मुझे 1 गिलास सत्तू पिला दो। दोस्तों, उनकी बेटियां तुरंत सत्तू लेकर आई और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, उसके कुछ दिनों बाद अमन को पता नहीं क्या हुआ। अमन ने जिया के घर जाकर उसकी माँ को एक थप्पड़ मार दिया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। अमन की आवाज उस वक्त बहुत भारी थी। उस वक्त गली के सारे अगल बगल वाले लोग उनके घर के पास आ गए। अमन चिल्लाने लगा कि ये औरत मुझे मारी है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। गली के कुछ लोग उसे पकड़कर मस्जिद में ले गए। मौलवी ने बताया कि आत्मा पहले किसी के शरीर में थी। शायद इस लड़के ने उससे आंख मिलाई है, तभी वह उसके शरीर में प्रवेश कर गई। पर खैर, मैं इसे ठीक कर दूंगा। दोस्तों, मौलवी जी ने अपने तरीके से उस आत्मा को निकाला और इस कहानी को ठीक 2 साल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, अमन और जिया की शादी भी हो गई है। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी अमन जी की कहानी। ये कहानी भी कुछ अलग ही तरीके की थी। न जाने क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आज अलग कहानियों का डे है। आज चैनल पर एक भी कहानी ना तो रिपीटेड लगती है
और ना ही पहले कभी सुनी हुई लगती है। अब न जाने आपको ये कहानियां कैसी लगेंगी, ये तो आप ही बता सकते हैं। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।